आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सीड। बीज एक ऐसी जो है टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले दे रखा है भ्रूण व बीज आवरण। अगर आप बीज का भ्रूण और बीज आवरण देखेंगे तो उसमें गुणसूत्र जो होता है वो 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। द्विगुणित क्या होता है? द्विगुणित। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो भ्रूण पोष होता है। ये कई बार पूछा गया है कि जो बीज होता है उसका भ्रूण पोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, कि भ्रूण पोष होता है 3n और भ्रूण और बीज का जो आवरण होता है वो 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इपीजियल, जैसे उसका जो है अंकुरण किस प्रकार का है, इपीजियल है या हाइपोजियल है। ये दोनों से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो अपन देखते हैं इसको। अपन आप यहाँ इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इपीजियल। आप पहले समझना ज़रूरी है कि इपीजियल क्या होता है। तो मैं आपको इसको ये करके दिखाता हूँ। देखो इसमें देखते हैं, यहाँ दे रहेगा इपीजियल। ठीक है, इपीजियल का मतलब होता है कि जैसे आप इसमें देखेंगे जो इसका जो बीज पत्र होता है, जिसे कोटिलिडन कहते हैं। ये देख रहे कोटिलिडन, जो बीज पत्र होता है वो आपके अंकुरण के साथ ही ऊपर आ जाता है। आर का इसमें आप देखोगे चित्र में, तो ये देखो कोटिलिडन जो होता है, इसका बीज पत्र जो होता है वो अंकुरण के साथ ही ऊपर आ गया। देखो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर आ गया। और ऐसे ही अब हाइपोजियल देखो आप, हाइपोजियल में आपका जो कोटिलिडन होता है, जो बीज पत्र होता है वो आपके अंदर रह गया। देखो ये, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर बीज पत्र ऊपर आ जाता है वो तो होता है एपीजियल, और अंदर रह जाता है वो होता है हाइपोजियल। ठीक है ना, अपन इसको देख लिए। आगे देखते हैं अब इसमें क्या क्या दे रखा है। इपीजियल जिसे हम हिंदी बोलते हैं ऊपरी भूमिक अंकुरण। ठीक है, तो इसमें आते हैं सभी खरीफ वाली दलहनी, जैसे मूंग, उड़द, मोट, चमला, मूंगफली। दलहनी तो यहीं हो गई, जैसे चमला तक की। ये भी आपकी जो है फसल है, मूंगफली, जो कि आपके इपीजियल अंकुरण पाया जाता है। सोयाबीन, गंवार। ठीक है ना, इनमें आपके इपीजियल जो है जर्मिनेशन पाया जाता है। अगर यहाँ बात करें अपन जैसे अपवाद की, तो अरहर जो है ये आपके खरीफ जो है दलहन है, लेकिन इसमें हाइपोजियल आपके अंकुरण पाया जाता है। तो ये अब आपके अपवाद में आ गई। ठीक है ना, हाइपोजियल, अरहर में हाइपोजियल पाया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है। अपन ने पहले समझ लिया कि हाइपोजियल क्या होता है, जिसमें आपके बीज पत्र अंदर रह जाता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं, सभी रबी दलहन। एक तो ये आएगी, जैसे रबी दलहन में कौन कौन आती है, चना, मसूर, मटर। और अपवाद की अगर बात करें तो राजमा। मतलब ये है कि जो राजमा है ये रबी दलहन है, लेकिन इसमें जो अंकुरण पाया जाएगा वो इपीजियल पाया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है। ठीक है, और कौन सी फसलें आती हैं, उसमें फसलें आती है गेहूँ, जौ, चावल। और जैसे पोएसी कुल की सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो हाइपोजियली जो अंकुरण दर्शाती है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया इपीजियल और हाइपोजियल में क्या अंतर है और कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। आगे देखते हैं कि अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है। जैसे कि इसमें अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो जैसे सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है मक्के का 90%। ये कई बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा अंकुरण प्रतिशत जो है किस फसल का होता है, तो मक्का हो गया। आगे देखते हैं गेहूँ और चना, जौ और सरसों, इसमें अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो 85 होता है। आगे देखते हैं धान, तिल, हाइब्रिड ज्वार, इसका जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो 80 होता है। कपास और भिंडी की बात करें तो इसका 60 से लेके 65 तक होता है। और अगर अपन सिंगल देखें तो 60 तो होता है कपास का और भिंडी का होता है 65। आगे देखते हैं गंवार का, तो गंवार का होता है 70%। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। चलो आगे देखते हैं रियल वैल्यू। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आ रहा है, अपने यहाँ ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है रियल वैल्यू का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अंकुरण प्रतिशतता इंटू शुद्धता प्रतिशत का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और उसमें 100 का भाग दे देते हैं। मतलब जो आपके जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू फिजिकल प्योरिटी जो है उससे को गुणा करके अगर 100 का आपका भाग देंगे तो अपने उत्तर आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, उसको अपन देखते हैं। जैसे ये दे रखा है यहाँ, इसको अपन सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन देखो, अब इसमें दे रखा है कि बीज का वास्तविक मान क्या होगा, जिसमें रियल वैल्यू क्या होगी। ये देखो रियल वैल्यू क्या होगी, यदि शुद्धता 80% है और अंकुरण प्रतिशत आपके 70 है, तो इसको करेंगे तो इसमें अपन कर लेंगे
जो आपके दे रखी है ना, ये देखो आपके देखो जर्मिनेशन परसेंटेज तो 70 दे रखा है, और आपकी जो प्योरिटी है वो 80 दे रखी है, ठीक है। और आपके 100 से अपन भाग दे देंगे तो 0 से 0 और 8 7 56, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो अपन कर लेंगे, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सीड की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो है सीड अपने यहाँ होते हैं। जैसे पहला जो है वो है जैसे न्यूक्लियस सीड, जिसे बोलते हैं केंद्रक बीज, दूसरा है प्रजनक बीज, तीसरा है आधार बीज, चौथा है पंजीकृत बीज, और लास्ट में आता है प्रमाणित बीज, ठीक है, जिसे सर्टिफाइड सीड भी कहते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पूछा जाता है कि इसमें टैग किस प्रकार का होता है। टैग से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो अपन देखते हैं टैग कैसे होता है। इस पर टैग का मतलब कि कौन सी कलर का इसमें टैग लगा होता है, जिससे पहचान में आ जाएगी ये आपके आधार बीज है, आपकी जैसे फाउंडेशन सीड है, रजिस्टर्ड सीड है, सर्टिफाइड सीड है। तो अपन देखते हैं जो अपने जो है जो केंद्रक सीड होता है या न्यूक्लियस सीड होता है, उस पर जो आपके टैग लगा होता है ये आपके या तो गोल्डन होगा या येलो होगा। ये देखिए सुनहरा पीला, या तो गोल्डन होगा या पीला होगा, ये याद रखें आप, ठीक है ना। अधिकतर ये गोल्डन ही पूछा जाता है, सुनहरा पीला, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रजनक सीड, इसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। तो अपन इसमें जो दोनों का एक ही होता है, ये जो केंद्रक बीज और अप्रजनक बीज होते हैं ना, दोनों में जो टैग तो समान ही होता है। अगर इसकी जो है अपन जो आनुवंशिक शुद्धता देखें, जेनेटिक प्योरिटी देखें या फिजिकल प्योरिटी देखें, तो दोनों क्या होती है, इसमें जो फिजिकल प्योरिटी होती है ना इसकी भी, वो भी आपकी 100% होती है, ये भी याद रखें, ठीक है ना। आगे देखते हैं आधार बीज। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आधार बीज जो होता है, फाउंडेशन सीड जो होता है, उस पर जो है टैग किस प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है कि वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। अच्छा, यहाँ एक बात ये याद रखना कि जो ये फाउंडेशन सीड होता है ना, इसको अपन मदर सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सीड भी किसको कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें जो है आपकी जो प्योरिटी होती है, आनुवंशिक शुद्धता, और आपके जो है फिजिकल प्योरिटी होती है, वो दोनों ही 99% होती है। आगे देखते हैं ये जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं, पंजीकृत सीड, ये अपने टैग तो बैंगनी कलर का होता है, लेकिन ये भारत में इसका जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा, भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज होते हैं, प्रमाणीकृत जो बीज होते हैं, उस पर जो टैग आप याद रखेंगे, जो इस पर टैग लगा होता है वो आपके ब्लू होता है, ये आप याद रखें, ठीक है। और इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है या फिजिकल प्योरिटी होती है वो 98% से ज़्यादा होती है। और ऐसे बात करें सारी बीजों की अगर तुलना करें तो सबसे कम जो आपके जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी है वो आपके सर्टिफाइड सीड में पाई जाती है। और अगर बात करें जैसे किसानों को कौन सी, जैसे अपने हाइब्रिड सीड लाते हैं या कोई सा सीड लाते हैं ना अपने, जैसे खेत में बोने के लिए जो है अपन सीड लाते हैं, वो अपने यही होता है, सर्टिफाइड सीड ही होता है, ठीक है, किसानों को ही दिया जाता है। आगे देखते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स या कटाई सूचकांक। तो इसमें जो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो इस पहले तो इसकी खोज पूछी जाती है कि किसने इसको दिया था। तो ये दिया था आपके डोनाल्ड ने। आपके हार्वेस्ट जो इंडेक्स है वो डोनाल्ड ने दिया। और इसका जो सूत्र होता है वो जैसे HI हार्वेस्ट इंडेक्स प्रतिशत अगर देखें तो आर्थिक उपज जिसमें आता है दाना, और जैविक उपज जिसमें दाना और भूसा दोनों ही आते हैं, इंटू 100, तो आपके हार्वेस्टिंग इंडेक्स आती है। अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूला का यूज़ आप कर सकते हैं। अगर जैसे हार्वेस्ट इंडेक्स में कौन कौन से जो है न्यूमेरिकल आते हैं, उसकी अपन जितने भी एग्रीकल्चर में न्यूमेरिकल बनते हैं उनका अपन स्पेशल एक वीडियो लाएंगे, तो उसमें इसका जो अपन न्यूमेरिकल भी करा देंगे। आगे देखते हैं सर्वाधिक हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होती है वो चारे वाली फसलों की होती है, और होती कितनी है 100%। अगर अपन ये देखें तो 1 होती है, ठीक है ना। या तो आ गया 100%, जैसे ऑप्शन जैसे होंगे ना वैसे अपन आंसर देंगे। तो अगर प्रतिशत में अगर पूछे तो अपन 100% कर देंगे। अगर ऐसे पूछे डिजिट में कि 1 होती है, 2 होती है, 0 होती है, तो अपन कर देंगे 1 होती है। भाई सर्वाधिक 1 होती है। न्यूनतम प्रतिशत में अगर देखें, न्यूनतम जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है वो अरहर की होती है, होती कितनी है 18%। या अगर अपन डिजिट में पूछे तो 0.18, ठीक है ना। आगे देखते हैं सेलिंग परसेंट से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका भी न्यूमेरिकल अपन स्पेशल कर लेंगे। जैसे इसका जो सूत्र होता है वो होता है दानों का वजन और भुट्टे का वजन। जैसे अगर मक्के का अगर सेलिंग परसेंट निकालेंगे तो भुट्टा आ जाएगा, और अगर मूंगफली का निकालेंगे तो भुट्टे की जगह आपकी छिलका आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आपका सेलिंग परसेंट आ जाएगा। इसका भी एक न्यूमेरिकल होता है जो अपन स्पेशल कर लेंगे, लेकिन आप ये फॉर्मूला याद जरूर रखें। आगे देखते हैं बीजों का जीवन क्षमता परीक्षण या सीड वायबिलिटी टेस्ट, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है।
तो देखते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे आपके सीड वाइबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे जीवन क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं। तो पहला आता है टीजेड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं टेट्राजोलियम परीक्षण, इसको अपन जैविक परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ग्रोडेक्स परीक्षण, कौन सा आता है, ग्रोडेक्स। और जो दूसरा देख लिया ग्रोडेक्स, और तीसरा आता है एंडोकार्मिन परीक्षण, चौथा आता है कैमनोफोर परीक्षण, और 5 आता है भ्रूण कल्चर या एम्ब्रियो कल्चर अपन इसको कह देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन करता है, जैसे आपकी ये आता है ग्रो आउट टेस्ट होता है, ठीक है ना। अपन को ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी निम्न में से कौन सा जो है सीड वाइबिलिटी के लिए टेस्ट नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता, तो ये नहीं होता, ये आपके जेनेटिक प्योरिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, जेनेटिक प्योरिटी के लिए आपकी ये टेस्ट होता है, तो आप इसको याद रखें, जेनेटिक प्योरिटी के लिए टेस्ट होता है एक ग्रो आउट टेस्ट। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सीड वाइबिलिटी टेस्ट नहीं है तो आपकी ये नहीं है ग्रो आउट टेस्ट, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपके जो है आप 1 मिनट रुको, ठीक है। आकर देखते हैं डोरमेंसी में से ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो कैसे कैसे आता है कि प्राथमिक सुषुप्ता, ये सुषुप्ता होती है, जैसे अलग अलग प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है, ठीक है ना। तो प्राथमिक सुषुप्ता जिसे अपन क्या कहते हैं, इनहेट भी कहते हैं, जिसे प्राकृतिक सुषुप्ता कहते हैं। और इसे किस कारण से होता है, तो ये जो कारण है प्राथमिक सुषुप्ता के, इनहेट जो डोरमेंसी के, तो वह है आनुवंशिक कारण, बीजों के कठोर आवरण के से, भ्रूण का अपरिपक्व होने से। ये 3 कारण हैं जिससे आपके इनहेट जो है डोरमेंसी आती है या प्राथमिक सुषुप्ता आती है। आगे देखते हैं द्वितीयक सुषुप्ता, जिसे इंड्यूस कहते हैं। और इसे किस किस के कारण आता है, इंड्यूस जो डोरमेंसी होती है वो किस कारण होती है, अधिक रसायन या एबीए के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण भी ये हो सकती है। दूसरा देखते हैं बीजों में अंकुरण के लिए अनुकूल दशा नहीं होने के कारण से भी आपके इंड्यूस जो है द्वितीयक जो सुषुप्ता होती है, इंड्यूस डोरमेंसी जिसे कहते हैं, वो हो जाती है। आगे देखते हैं इन्फोर्स्ड जो है डोरमेंसी होती है, ये मुख्यतः खरपतवारों में होती है। और इसके जो कारण है वो कौन कौन से हैं, बीजों की अधिक गहराई में बुआई करने से कौन सी हो जाती है, इन्फोर्स्ड जो है डोरमेंसी हो जाती है। अधिक ताप, अधिक दाब, अधिक अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है या अधिक CO2 हो जाती है, अगर कंटेंट वहाँ हो जाता है, तो आपकी जो इन्फोर्स्ड जो डोरमेंसी है वो वहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं सुषुप्ता को तोड़ना, अगर सुषुप्ता अगर आ जाती है आपकी सीड में तो उसको किस प्रकार तोड़ा जाता है। तो रसायन तो कौन कौन से होते हैं, पहले तो अपन रसायनों से तोड़ेंगे। तो रसायन है KNO3 जो आपके 1 से 3% यूज होता है और तुरंत सुषुप्ता को तोड़ देता है। दूसरा है थायोयूरिया, जिसका 1% सॉल्यूशन यूज होगा। और अपने ये क्वेश्चन भी आया 2018 में कि आलू में सुषुप्ता तोड़ने के लिए किसका यूज होता है, तो 1% थायोयूरिया का यूज होता है, ठीक है ना। तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे हम कह देते हैं। आगे देखते हैं हार्मोन का भी यूज होता है। अब हार्मोन कौन कौन से हैं, तो हार्मोन की अगर बात करें तो जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथ्रेल। तो अगर जैसे ऑप्शन में जिब्रेलिन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिब्रेलिन करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जैसे फिर साइटोकाइनिन करोगे, फिर इथ्रेल करोगे। तो इस प्रकार अपन अपने विवेक से भी ये क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना। तो जिब्रेलिन आपके महत्वपूर्ण सबसे पहले आता है, जो डोरमेंसी तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं तीनों प्रकार की सुषुप्ता यानी डोरमेंसी किस में पाई जाती है। तो ये सबसे जो है ये जंगली जो जई हैं उसमें तीनों प्रकार की जो है ना, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, वो सारी चीज़ें इसमें तीनों जो डोरमेंसी है वो इसमें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर अपना बीज है वो अंकुरण जैसे होगा नहीं होगा, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, तो सबसे पहले जो कारक है उसमें आएगा आपके एयर, जिसमें CO2 ऑक्सीजन होती है। और फिर दूसरे नंबर पर आता है जल, इसमें प्रकाश नहीं आता है। अगर बच्चे जैसे क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रकाश को ज़्यादा मान लेते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं होता, आपके वायु को करके आना है अपने को सही, ठीक है। आगे देखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, अगर देखें पृथक्करण दूरी अगर देखें तो कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक ही पेज में आपको बता दिया है। तो देखिए स्वपरागित अगर फसलें हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अगर सारी जो क्रॉप्स है जो स्वपरागित है, उसमें अगर आधार बीज के लिए अगर हम आइसोलेशन डिस्टेंस देखें तो वो तो होती है 3 मीटर। और प्रमाणित बीज के लिए या सर्टिफाइड सीड के लिए देखें तो वो भी आपके 3 मीटर होती है। कपास की अगर बात करें तो कपास में होता है आपके 50 मीटर आधार बीज के लिए तो, और प्रमाणित बीज के लिए आपके 30 मीटर होती है। चने की बात करें तो आधार बीज के लिए आपकी होती है चने की 10 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 5 मीटर। यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि आधार बीज की ज़्यादा होगी आइसोलेशन डिस्टेंस यानी पृथक्करण दूरी, आधार बीज की ज़्यादा होगी और प्रमाणित बीज की कम होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं जवार की जो है आधार बीज के लिए 200 है और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर है, ठीक है।
मक्का की बात करें तो अगर संकुल मक्का की बात करें, यहाँ संकुल है, ये मक्का कौन सी है, संकुल, ठीक है। तो उसमें जो आधार बीज के लिए 400 और आपके प्रमाणित बीज के लिए 200। यहाँ ध्यान ये रखना है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो, जैसे कि क्या मक्का हाइब्रिड है, संकुल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो, तो अपने को यही मानना है 400 से 200, ठीक है ना। आगे देखिए हाइब्रिड मक्का की अगर बात करें तो वो होती है 600 से, 600 तो होती है आपकी 600 मीटर तो किसकी होती है, 600 मीटर तो होती है आधार बीज की, और जो है आपके जो प्रमाणित बीज होती है उसकी 300 मीटर हो जाती है। अगर हम बात करें बाजरा की, तो बाजरा में आपके 100 आपके जो है 1000 जो है, जिसे 1000 बोलते हैं, 1000 तो जो होती है वो आधार बीज की होती है, और 200 होती है वो होती है आपके 200 मीटर जो होती है वो आपके प्रमाणित बीज की होती है। ये भी आप याद रखें बाजरा की, ये भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं भंडारण के लिए के समय नमी कितनी रखी जाती है, अलग अलग बीजों के लिए अलग अलग जो है नमी रखी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम तिलहनों के लिए, तो तिलहनों के लिए आपकी 8 से 9% आपके जो है दाने में नमी होनी चाहिए, तो उसे आप जो है भंडारित कर सकते हैं। दालों की अगर हम बात करें तो दालों के लिए 9% आपकी नमी होनी चाहिए, और गेहूँ और जौ की बात करें तो 12% नमी से अधिक उसमें नहीं होनी चाहिए। और चावल की अगर बात करें तो उसमें जो चावल की जो नमी है वो 13% होती है। तो आप ये नमी भी आप याद रखें, अगर आज क्वेश्चन आए तो आप सही कर पाएँ, और आता भी है तो आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, सीड इंडेक्स। तो सीड इंडेक्स किससे कहते हैं, तो सीड इंडेक्स जो कहते हैं वो आपके 100 दानों के बार को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। बड़े बीजों के लिए आपके सीड इंडेक्स निकाला जाता है, जैसे हो गया मूंगफली, काबुली चना हो गया, मक्का हो गया, तो इनके लिए अपन सीड इंडेक्स निकालते हैं। अगर छोटे बीज हैं तो उनके लिए आप टेस्ट वेट का यूज़ कर सकते हैं। तो टेस्ट वेट आपके 1000 दानों का वजन होता है, यहाँ पे याद रखें। तो अपन अलग अलग जो यहाँ टेस्ट वेट दे गए हैं अलग अलग क्रॉप के, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो इधर दे रखे क्रॉप, इधर दे रखी है टेस्ट वेट। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं गेहूँ। तो गेहूँ का जो टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम, धान का अगर टेस्ट वेट देखें तो 25 ग्राम, और यहीं अपन बात करें बासमती चावल की, धान को हम चावल भी कह देते हैं, तो बासमती अगर चावल की बात करें तो 21 ग्राम इसका हो जाता है, और नॉर्मल जो धान होता है उसका 25 ग्राम होता है। आगे देखते हैं मक्का की, तो मक्का में जो टेस्ट वेट होता है वो तो होता है 200 से 250 ग्राम। अगर यहाँ सीड इंडेक्स की बात करें तो 20 से 25 ग्राम ये हो जाता है, ठीक है ना। मूंगफली की बात करें तो 200 से 250 ग्राम आपके टेस्ट वेट हो गया, और अगर सीड इंडेक्स देखें तो वो भी आपके इसके समान हो जाएगा, ठीक है ना। सरसों की बात करें तो सरसों का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 3 से 5 ग्राम, ठीक है, ये भी आप याद रखें। और आगे देखते हैं बाजरा का जो होता है वो 5 से 6 हो जाता है, और 5 से 8 तक भी इसका हो जाता है, ठीक है ना, ग्राम। तो ये याद रखें, ये क्वेश्चन अपने 2 बार आ गया, एक तो भी सुपरवाइजर में भी आया, ये जी सुपरवाइजर में भी आया, और ये जेट में भी आ रखा है 2022 में। तो ये आप याद रखें बाजरे का इंपॉर्टेंट। चना की अगर बात करें देसी चना, तो उसमें 140 से 250 ग्राम तक उसका टेस्ट वेट होता है, और काबुली चने की बात करें तो ये 260 से 450 ग्राम आपकी उसका टेस्ट वेट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लेसर जो माइनर होता है जिसे कैनरी घास कहते हैं, तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। ये कई बार पूछा गया है, ये खरपतवार होता है आपके, इसमें जो कैनरी घास होती है ये अपने गेहूँ में लगता है, तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। आगे देखते हैं सोयाबीन का टेस्ट वेट देखें तो वो होता है आपके 80 से 150 ग्राम। और आगे देखते हैं तंबाकू का जो टेस्ट वेट होता है वो 0.05 ग्राम से 1.2 ग्राम होता है, ये भी आप याद रखें। तो ये थे अपने टेस्ट वेट, और अलग अलग क्रॉप के क्या क्या टेस्ट वेट रहने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, तो आप इसे याद रखें। आगे देखते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है। सीड क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सब हम देखते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। तो ऑर्थोडॉक्स सीड देखें, ऑर्थोडॉक्स जो सीड क्या होते हैं, तो वो होते हैं कम ताप और कम नमी पर लंबे समय तक भंडारित रह सकते हैं। ऐसे जो सीड होते हैं उसे ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं, जिसमें आते हैं अनाज और दालें जिसमें आ सकती है। तो आप याद रखें कि ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं, जो कम ताप और कम नमी पर भी लंबे समय तक भंडारित रह सकते हैं या रखे जा सकते हैं। तो उसमें आते हैं जैसे अनाजों में आपके गेहूँ आ गया, जौ आ गया, सारी चीज़ें जो खाते हैं अपन, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। रिकल्सिट्रेट जो सीड होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं और क्या क्या होते हैं, तो कम तापमान और कम नमी पर जो जीवित रहते हैं उसे रिकल्सिट्रेट सीड कहते हैं। नहीं रह सकते। जैसे आपके आम की जो गुठली होती है वो अपने 30 दिन तक ही जीवित रह सकती है, आप याद रखें। तो 30 दिन तक ही इसका जीवन काल रहता है। नारियल भी अपने इतने ही दिन तक रहता है। तो ऐसे जो बीज होते हैं जो कम तापमान और कम नमी पर जीवित नहीं रह सकते, वो आपके रिकल्सिट्रेट जो सीड होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। आगे देखते हैं बीज उपचार।
अगर हम बीज को उपचारित करते हैं उसके बाद बोते हैं तो अपने को कौन कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो आपकी ये ट्रिक है FIR। तो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर का आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी ट्रिक है। तो सबसे पहले जो फंजीसाइड होता है जिसे हम फफूंदनाशक कहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आता है कार्बेंडाजिम, वीटावेक्स और थायरम। और इसका यूज कितने करेंगे, 2 से 3 ग्राम प्रति kg सीड आप इसका यूज कर सकते हैं। ये फफूंदनाशक है अपनी सारी। कीटनाशक की अगर बात करें तो उसमें आता है क्लोरोपाइरीफॉस, जो कि आपके दीमक के लिए यूज होता है। ये आपके दीमक जो लगती है ना उसके लिए यूज होता है, दीमक के लिए। और इसका यूज होता है 4 ml प्रति kg सीड, ये भी याद रखें। राइजोबियम कल्चर की अगर हम बात करें, अंत में राइजोबियम कल्चर डालेंगे तो वो 200 ग्राम 10 kg सीड के लिए का यूज होता है। और 20 ग्राम जो होता है वो 1 kg सीड के लिए यूज होता है। तो ये भी याद रखें आप, 20 ग्राम प्रति kg आपके यूज कर सकते हैं राइजोबियम कल्चर को। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट देखते हैं। उसमें आपके कुछ नियम आप जो सीड के प्रति आए हुए हैं उसकी अगर हम चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ, तो वो हुआ आपके 1966 में। ठीक है, अच्छा ये लागू कब हुआ था, एक्टिव यानी लागू कब हुआ, तो ये हुआ आपके 1969 में, ये भी याद रखें। ठीक है, नेशनल सीड जो कॉरपोरेशन NSC, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1963 में हुई। और इसका मुख्यालय की बात करें तो वो आपके नई दिल्ली में, ये भी याद रखें। ठीक है, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन RSSC कहाँ है, तो ये स्थापित जो हुआ वो 1978 में हुआ और ये आपके जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर में। ठीक, आगे देखते हैं सीड पॉलिसी कब आई थी, तो ये आप पे आई थी 2002 में। ये भी आप याद रखें कि सीड पॉलिसी कब आई, तो आप याद रख सकते हैं सीड पॉलिसी आपके 2002 में आई। तो ऐसे करके अपन ये सारा टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं यहाँ। तो ऐसे जो सीड में से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें निश्चित रूप से इस वीडियो से आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।